एएमबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति में हम भारतीय संविधान के आधारभूत तत्वों को समझेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो के मुख्य बिंदु हैं: पहला, भारतीय संविधान यानी कि संविधान किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आधारभूत संरचना क्या होती है। और चौथा, न्यायपालिका द्वारा कई ऐतिहासिक मामलों में संविधान की मूल संरचना की व्याख्या किस किस प्रकार की गई है। इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम संविधान किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको जान लेते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उन सभी लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है, वह संविधान कहलाता है। यह एक वैधानिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शामिल सभी नियमों और कानूनों को मानना अनिवार्य होता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज भी है, क्योंकि यह समाज में बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले 70 वर्षों के दौरान हमारे संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, और इन संशोधनों के द्वारा नए नए कानूनों का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय मूल संविधान में जब संविधान बना था, उस समय मात्र 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 395 थे, और 8 जो है शेड्यूल्स थे, अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 444 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संविधान ने समय समय पर अपने आप में परिवर्तन किए हैं। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब को संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह और इन शक्तियों या फिर कह सकते हैं अधिकारों को यह अपने क्षेत्र में रहकर देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं। भारतीय संविधान का निर्माण निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक निर्माण का कार्य जो है पूरा कर लिया गया था। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और अंततः 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन बिलो। फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में है लिखित संविधान। लिखित संविधान जो है, जैसा कि देखते हैं कि आजकल आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में अधिकांश देश डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, और लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, ब्रिटेन और भारत, ये सभी देश लोकतांत्रिक देश हैं, और इन देशों में संविधान जो है वह लिखित संविधान है। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है। संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो लिखित संविधान होता है वह संविधान जिसकी अधिकांश धाराएं जो होती हैं, जो कानून होते हैं, वो लिखित रूप से होती हैं, लेखबद्ध होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत। वहीं अलिखित संविधान को देखें तो अलिखित संविधान यानी कि जिसकी अधिकांश बातें, अधिकांश धाराएं लिखित रूप में नहीं होती। यह परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा शासन कार्य करता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान। दूसरा है द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि विस्तृत संविधान।
तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान माना जाता है, और इतना विस्तृत होने के पीछे कारण जो है वह है, कारण ये है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद को इंग्लिश में मल्टीकल्चरलिज्म कहेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि भारत में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि वह धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यानी कि भारत में बहुत ही विविधताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने इसको इतना विस्तृत बना दिया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको विस्तृत बनाने के पीछे कई कारण बताए। तो बहुसंस्कृतिवादी, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है हमारा, जिसमें असाक्षरता, कुपोषण और गरीबी से अधिकतर लोग पीड़ित थे। इनकी समस्याओं को भी समाधान करना था, जिसके कारण भारतीय संविधान इतना विस्तृत हो गया। इसी के साथ ही नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके तहत संविधान निर्माताओं ने असंख्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद है रियासती राज्य, यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे रियासती राज्य थे जिनके हितों को पूर्ण करना जरूरी था। तो उनके हितों को पूर्ति के लिए यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने कई सारे ऐसे प्रायोजन किए जिससे भारतीय संविधान इतना विस्तृत हो गया। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जगह दी गई है और पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र किया गया है, और इन सबको शामिल करने के कारण ही भारत का जो संविधान है वह इतना विस्तृत हो गया है। अगली विशेषता है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक संप्रभुता वाले देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी वास्तविक शक्ति जो है जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का भी समावेश है, डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति जो है उसको भी देख सकते हैं। और इस व्यवस्था में सरकार का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही किया जाता है। यानी कि भारत में यह प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक प्रवृत्ति को भी स्पष्ट करता है, जहां पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि ब्रिटेन की तरह राष्ट्रपति को वंशानुगत रूप से चुन लिया जाता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है सेकुलर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि भारतीय राज्य की पंथ निरपेक्षता की प्रकृति। तो भारतीय संविधान जो है उसने पंथ निरपेक्षता को अडॉप्ट किया है। भारत एक पंथ निरपेक्षता की प्रवृत्ति वाला राज्य है, जिसको कि एकता की विविधता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें इस सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। इसको हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भी देखने को मिल जाता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह पहले भारतीय संविधान में नहीं था। इसके बाद सोशलिस्ट स्टेट, इसमें समाजवादी राज्य में देखेंगे कि समाजवादी जो शब्द है यह भी पहले भारतीय संविधान में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह भी एक खास विशेषता है भारतीय संविधान की। नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान में यह जो है बताया गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अंतर्गत ही सभी लोग कार्य करेंगे। यानी कि भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ संसद ना ही सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका, यह दोनों जो है इन दोनों के बीच जो है बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। भारतीय संविधान को अक्सर कहा जाता है कि द फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कि भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है,
परंतु यहाँ पर हम इसमें एकात्मकता के भी कुछ लक्षण देख सकते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से ली गई है, जबकि एकात्मक व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पास होता है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल सेवाएं, आपातकाल। ये सभी बताते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो उसका झुकाव एकात्मकता की ओर अधिक है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में किया गया है। इसमें कई सारे मौलिक अधिकारों का जिक्र है। इन मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड गणराज्य से लिए गए हैं। इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। अगली विशेषता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह की कमेटी के द्वारा सुझाव के तौर पर रखा गया था और जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51A के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान करना और पशु पक्षियों और जंगली जानवरों की सुरक्षा आदि भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार या स्वशासन। अवधारणा महात्मा गांधी के विचारों में मिलती है। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण के द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त करने का स्वप्न देखा था और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की गई है, जिसे 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार की घोषणा की गई, यानी कि स्थानीय सरकारों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था। संविधान की विशेषताओं के साथ साथ संविधान के कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं आलोचकों द्वारा। तो पहली आलोचना यही की जाती है कि यह इतना विस्तृत है, क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान समय में 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं और अब भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 440 से भी ऊपर हो चुकी है। संविधान की दूसरी आलोचना है इट इज अ बोरोड वन, यानी कि देखोगे अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है उधार का संविधान है। तो यह कहीं ना कहीं हद तक यह बात सही है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो प्रावधान है वो हमने अन्य देशों से ग्रहण किए हैं। तीसरी आलोचना है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय द लीगल ल्यूमिनेरीज, यानी कि ये जो संविधान के अंतर्गत कई सारे ऐसे कानून हैं वो इतने जटिल हैं कि उनको समझना मुमकिन नहीं है। तो आम नागरिक जो है संविधान में लिखित शब्दों को आसानी से समझ नहीं सकता। इसकी व्याख्या के लिए उसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, अर्थात एक लॉयर की जरूरत पड़ती है जो कानून की अच्छे से व्याख्या कर सके। अगली आलोचना है कि अक्सर ये देखा गया है कि अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे वो भारतीय संविधान में जो नया संविधान बना उसमें 60% संविधान कानूनों को लागू कर दिया गया है। अंततः आलोचक यह कहते हैं कि यह कोई नया संविधान नहीं है, बल्कि अधिनियम 1935 के जो संविधान था वही एक तरह से रिवाइज कर दिया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब हम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आधारभूत संरचना क्या है। तो आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा यानी कि संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल्स में
सम्मिलित ज्यादातर जो शब्द हैं वो आधारभूत ढांचे के ही भाग हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संबंध, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन की प्रणाली आदि, ये सभी आधारभूत तत्व के में शामिल हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का उद्भव कैसे होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर का उद्भव जो है क्या होता है कि संसद और न्यायपालिका इनके मध्य मतभेद हो जाता है कि संसद को क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस आए जिसके तहत संसद ने अपने शक्तियों का प्रयोग कर संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। दोनों के मध्य जब विवाद हुआ तो विवाद के मध्य न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट दिया और इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र किया जिसके माध्यम से न्यायपालिका ने कहा कि संविधान को संशोधन का अधिकार है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में जो वर्ड शामिल हैं, जो तत्व शामिल हैं, उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली न्यायपालिका और संसद इन दोनों के मध्य के अंतर्गत ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जन्म होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उद्भव होता है और इसमें शामिल शब्दों को न्यायपालिका ने संशोधन से बाहर रख दिया है। संसद ने मौलिक अधिकारों का संशोधन किया। यह संशोधन एक मुद्दा बन गया और न्यायालय में पहुंचा। तो पहले संविधान संशोधन को जो कि शंकरी प्रसादवाद में चुनौती दी गई। यहाँ पर न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति है। तो न्यायपालिका ने यहाँ पे साफ तौर से कहा कि संसद के पास मूल अधिकारों का संशोधन वो कर सकती है। 1967 में गोलकनाथ विवाद में न्यायपालिका का निर्णय, यहाँ पर न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इस विवाद में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि एवं संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अंतर को समाप्त कर दिया। अंततः संविधान संशोधन विधि द्वारा भी मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे साफ तौर से मना कर दिया कि संशोधन जो है वो मौलिक अधिकारों में भी नहीं किया जा सकता। अगला मुद्दा जो है वह है 1973 में केशवानंद भारतीवाद। यहाँ पर न्यायपालिका का जो निर्णय आया उसे देखते हैं। तो इस विवाद में न्यायपालिका ने गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया और इसमें 25वें संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायपालिका के निर्णय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर कहा गया, न्यायपालिका ने कहा कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ विवाद में मना कर दिया था। केशवानंद भारती केस में ही न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती वाद में ही न्यायपालिका ने दिया है। इस विवाद में न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल भागों का संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर साफ तरीके से उसने कह दिया। इस तरह से संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल जो भी भाग हैं उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इस विवाद में न्यायपालिका ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर अगला केस आया 1980 में मिनर्वा मिल्स विवाद। इस केस में न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही न्यायिक पुनर्वलोकन को शामिल किया। न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिए हैं, अब हम न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को संक्षेप में देख लेते हैं। पहला, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन लिया गया था कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है।
न्यायपालिका ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर डिसीजन दिया कि जो संसद है वो किस संविधान के किसी भी भाग का अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 360 अंतर्गत हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत भी उसको पावर मिल गई कि वो किसी भी भाग को आराम से चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में क्या हुआ, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट्स के हिस्से को वह संशोधन नहीं कर सकती। फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1971, यहाँ पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई, लेकिन साथ ही यह कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो वर्ड हैं उनका संशोधन नहीं कर सकती, और यहीं पर उसने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में जुडिशियल रिव्यू, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया गया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रूल ऑफ लॉ को भी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया। एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, ये सभी जो है बेसिक स्ट्रक्चर के भाग माने गए। अंतर न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी भाग है उनका संशोधन नहीं कर सकती। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसी तरह लगातार वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो KMB क्लासेस।